हेलो एवरीवन। तो आज इस क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड क्लास लेते हैं, सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्लास इसका क्लास सेकंड। आज क्लास सेकंड है, यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर। लास्ट क्लास में मैंने इसमें आपको अवस्था फलन और पथ फलन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन बताया था। अवस्था फलन और पथ फलन क्या होता है? अवस्था फलन तो वो है जो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, वो है अवस्था फलन, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स ऊर्जा। इसके अलावा इसको प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। पथ फलन क्या है? जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था जिस पथ से प्राप्त की गई उस पथ पर निर्भर करता है। यहाँ तक हम समझ चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें अवकलन के बारे में बताया। अवकलन क्या होता है? तंत्र के सूक्ष्म भाग के किसी गुण को हमें प्रदर्शित करना है तो उसके लिए अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तंत्र के सूक्ष्मतम भाग के किसी गुण को उस गुण का अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। और अगर इन छोटे छोटे सूक्ष्म भागों को जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए या फिर समाकलन कर दिया जाए, जिसके समाकलन या फिर कहें योग, जिसके समाकलन या योग से उस गुण को परिभाषित करते हैं। ठीक है, कोई सूक्ष्म भाग को प्रदर्शित करना है तो वो अवकलन से, और उन सूक्ष्म भागों को जोड़ दिया जाए या फिर उसका समाकलन कर दिया जाए तो क्या होगा? वो उस तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित कर सकता है। जैसे कि अगर हमने कार्य के लिए लगाया dw, तो dw ये क्या है? कार्य का अवकलन। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो वो संपूर्ण कार्य के बारे में प्रदर्शित करेगा। चलो, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या फिर इसको बोलते हैं अवकलज या अवकलज। अवकलज क्या होता है? किसी अवस्था फलन, क्या बोल रही हूँ? अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या है? जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे। किसी अवस्था फलन के अवकलन को अवकलज कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? किसी अवस्था फलन के अवकलन को अवकलज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, एक यथार्थ या फिर अवकलज या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक यथार्थ अवकलन निश्चित अंतर में जुड़ सकता है और समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं? ई या फिर यू से। जैसे आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को निम्न
अवकलन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब है हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे कि डेल्टा यू है, डेल्टा यू तो आंतरिक ऊर्जा को हमने क्या देखा था, क्या थी आंतरिक ऊर्जा? एक अवस्था फलन थी। तो आंतरिक ऊर्जा की अगर हमें आंतरिक ऊर्जा का समाकलन करें, आंतरिक ऊर्जा का समाकलन करें, जैसे कि देखो मैंने लिया डेल्टा यू डी यू इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल डी यू मतलब क्या है? अवकलन डी यू आंतरिक ऊर्जा का अवकलन। अगर इस अवकलन का या फिर सूक्ष्म भाग का आई बराबर इनिशियल से फाइनल तक अवकलन कर दिया जाए, स्टार्टिंग से फाइनल तक अवकलन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई, सॉरी वी नहीं, यू एफ माइनस यू आई। तो क्या आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को अवकलन के द्वारा, इस निम्न अवकलन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन ये अवकलन पथ पर निर्भर नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या है? अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। सिर्फ ये बताना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पथ फलन के अवकलन को पथ फलन के अवकलन को यथार्थ अवकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि हमने ऊष्मा परिवर्तन लिया, कोई भी ऊष्मा परिवर्तन है, ऊष्मा परिवर्तन का सूक्ष्मतम भाग डी क्यू, इसका अवकलन कर देंगे, जो कि क्यू के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ ये बताया गया है, प्रथम जो पथ फलन है उसके अवकलन को यथार्थ अवकलन के द्वारा परिभाषित करते हैं, लेकिन वो यथार्थ अवकलन है, वो उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे आंतरिक ऊर्जा के लिए भी यही बात बताई थी, यथार्थ अवकलन में निश्चित अंतर में जुड़ सकता है, एक यथार्थ अवकलन निश्चित अंतर में जुड़ सकता है, लेकिन समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करता। तो दोनों के बारे में ये बताया कि दोनों ही एक पथ फलन है जो कि समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऊष्मा गतिकी प्रक्रम। ऊष्मा गतिकी प्रक्रम क्या होता है? थोड़े ये जो प्रक्रम है समतापीय, इस ऊष्मा गतिकी प्रक्रम में आता है समतापीय, समदाबीय, समायतनिक, रुद्धौन। ये थोड़े आपको समझने हैं और याद भी रखने हैं। आप फिजिक्स में ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हो, लेकिन बायो वालों को थोड़ा इसमें सबसे पहले समझना होगा और याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होती है प्रक्रम? क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाता है। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो प्रक्रम है उनके बारे में पढ़ते हैं।
समतापीय प्रक्रम या फिर बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है। T कांस्टेंट मतलब ताप एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब ताप स्थिर है तो dt बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है ताप जब स्थिर है, स्थिर अवस्था में चलता आ रहा है, तो प्रथम स्थिति मानते हैं T1 और द्वितीय स्थिति में T2। तो प्रथम स्थिति कांस्टेंट होने का मतलब है T1 बराबर होगा T2 के। जब T1 T2 के बराबर है तो दोनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो समतापीय प्रक्रम में आपको याद रखना है T कांस्टेंट, तो दोनों का अंतर dt बराबर 0। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है समदाबीय प्रक्रम या फिर आइसोबोरिक सिस्टम, आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या होता है? इसमें P कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? P कांस्टेंट। जब दाब प्रथम स्थिति से अंतिम स्थिति तक प्रोसेस के दौरान दाब स्थिर है तो उस कंडीशन में dp दाब का अंतर, प्रथम से अंतिम स्थिति को देखें तो दाब का अंतर क्या हो जाएगा? 0। तो P कांस्टेंट, dp 0। नेक्स्ट देखते हैं सम आयतनिक प्रक्रम या फिर बोलो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? इसमें हमें सम आयतन मतलब आयतन कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? V कांस्टेंट। जब आयतन कांस्टेंट है, प्रथम से अंतिम स्थिति तक जाने में आयतन कांस्टेंट है, तो आयतन का अंतर मतलब dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसका अंतर क्या होगा? 0। अब तक हमने ये पढ़ा। अब है रुद्धौष्म प्रक्रम, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना, रिमाइंड रखना पड़ेगा। इसमें सबसे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ही। वो है रुद्धौष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? इसमें ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्टेटमेंट लिखती हूँ, इसमें ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब dq बराबर क्या होती है? 0। लेकिन इसका मतलब इसमें ये होता है कि dq जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो 0 रहता है। जैसी ऊष्मा फर्स्ट कंडीशन में थी उतनी ही बनी रहती है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि T कांस्टेंट होता है। तापमान कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन dq ऊष्मा का अंतर 0 होता है। कैसे हो सकता है? अगर ऊष्मा का मान कम है, टेम्परेचर कम है, तो परिपाश मतलब सराउंडिंग से ऊष्मा ग्रहण कर ली जाती है, और ज्यादा है तो परिपाश को ऊष्मा दे दी जाती है। बस ये है कि हमें ऊष्मा का परिवर्तन 0 बनाए रखना होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया रुद्धौष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे प्रक्रम हो गए। इसमें 4 हो चुके हैं रुद्धौष्म प्रक्रम। एक है चक्रीय प्रक्रम। फिफ्थ पॉइंट चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है?
यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजरता हुआ अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है तो वो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे ए से बी मिला, बी से सी मिला और सी से फिर ए मिल गया, ए से बी से सी, सी से फिर ए। इसका मतलब है हम ए से बी में परिवर्तन, बी से सी में और सी पुनः ए में बन जाए तो क्या है, चक्रीय प्रक्रम। तो कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजरता हुआ अपनी मूल अवस्था में दोबारा पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दो प्रकार की प्रक्रम आप पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी हैं आपने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो 7th पॉइंट है, एक तरफ मैं लिखती हूँ उत्क्रमणीय और एक तरफ मैं लिख रही हूँ अनुत्क्रमणीय। दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अगर इनको डिफरेंशिएट करें दोनों प्रक्रमों को तो क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, यह मंद गति से होता है उत्क्रमणीय, और ये सेकंड, ये सॉरी इसमें फर्स्ट ही है, और ये कैसा होता है, ये तीव्र गति से होता है, तीव्रता से उत्पाद बना देता है, ठीक है, तीव्रता से प्रक्रम को संपादित कर देता है, जबकि उत्क्रमणीय होता है वो धीमे धीमे प्रोसेस को आगे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट सेकंड, ये होता है छोटे छोटे पदों से मिलकर, छोटे छोटे पदों से मिलकर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जबकि यह एक या अधिक बड़े पदों से, एक होगा या अधिक बड़े पदों में संपन्न होता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, उत्क्रमणीय है तो अगर दिशा की बात करें तो ये केवल एक ही दिशा में होगा, ये किसी भी दिशा में, तो इसमें लिखेंगे किसी भी दिशा में संपन्न। इसमें क्या है, एक ही दिशा में संपन्न, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो कार्य वो कैसा होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, और इसमें मिनिमम कम मात्रा में प्राप्त होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें सराउंडिंग परिपार्श, ये जैसे ये होता है सिस्टम जिस पे कार्य करते हैं, उसके बाहर जो भी होता है वो क्या होता है, सराउंडिंग, और ये क्या होती है, बाउंड्री। तो हम क्या बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की। सराउंडिंग मतलब परिपार्श में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना पुनः मतलब दोबारा प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। सराउंडिंग, इसमें क्या होता है, सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ए से बी और बी से पुनः ए स्थिति प्राप्त कर ली जाती है बिना किसी बाह्य परिवर्तन के। इसमें फिफ्थ पॉइंट है पुनः, कैसे पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो सकती है, पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसके कुछ अंतर थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस सबसे अलग कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा। कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा।
कार्य एवं ऊष्मा की अवधारणा पढ़ने से पहले हमें कार्य और ऊष्मा दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कार्य। कार्य वर्क। कार्य क्या होता है? ऊष्मागतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित होती है। किसी जो किसी तंत्र की परिसीमा या फिर क्या कहेंगे बाउंड्री, परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित है। तो क्या होता है? कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है, तब जब तंत्र पर कार्य हो रहा होता है। इसके अलावा ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? हीट। हीट क्या है? ऊष्मा तंत्र में सराउंडिंग के मध्य तापमान के अंतर के कारण, बाहर का जो वातावरण है, सिस्टम के बाहर का जो वातावरण है, उसमें अंतर के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जब बाहर का वातावरण बढ़ता है, सराउंडिंग की ऊष्मा बढ़ती है और सराउंडिंग की ऊष्मा घटती है। जैसे हमने कोई सिस्टम लिया, सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट धीमे धीमे सराउंडिंग बाहर निकलेगी। जैसे कि हमने कोई बर्तन है, कोई किसी स्टेंसिल में पानी गर्म किया, तो उसको अगर हम छुएंगे तो वो बाहर अंदर पानी में हाथ ना पानी को टच करके न देखें और हम बाहर से उसे भगोनी को टच करके देखें, तो क्या होगा? वो गर्म महसूस होती है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। ऊष्मा, सराउंडिंग की ऊष्मा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके गुण। कार्य और ऊष्मा के गुण देखें तो दोनों किस पर संपन्न होते हैं? परिसीमा पर संपन्न होते हैं। दोनों किस पर संपन्न होते हैं? परिसीमा पर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कब प्रकट होते हैं? जब तंत्र की अवस्था में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, उस समय प्रकट होता है। तभी पता लगता है, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तभी पता लगेगा कार्य हो रहा है। अब कार्य को अच्छे से एक्सप्लेन में करूंगी। और ऊष्मा तो आप समझ ही रहे होंगे, जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होगा, उसमें उसको ग्रहण किया जाएगा, उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जाएगा, तो उस कंडीशन में इन दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कार्य परिपार्श्व में हुए, परिपार्श्व मतलब सराउंडिंग, हुए किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है। रूप में प्रदर्शित होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? कार्य क्या होता है? कार्य किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान परिपार्श्व की ओर प्रवाहित होता है। ऊष्मा भी परिपार्श्व के मध्य तापमान के जब अंतर होता है, उस समय प्रवाहित होती है। इन दोनों के गुणों की बात करें तो दोनों ही परिसीमा पर होते हैं। दोनों ही तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के दौरान होते हैं। कार्य परिपार्श्व में हुए
किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये कार्य व ऊष्मा की अवधारणा है। इसमें भी कुछ टॉपिक और बचा है, इसे हम कल नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।